नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 24 नवंबर 2021। आज का दिन है बुधवार और आज हम लोग 23 नवंबर से रिलेटेड जितना समसामयिक घटनाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे तथा उस घटना से संबंधित जो जीके आते हैं उस जीके का भी अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलते शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने का फैसला लिया है? पहला ऑप्शन है ग्वाटेमाला, एल सेल्वाडोर, निकारागुआ या फिर पनामा। तो इसका जो सही आंसर है एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर जो है एक मिडिल अमेरिकन कंट्रीज है जिसको मध्य अमेरिकी कंट्री कह सकते हैं। उसके अलावा ग्वाटेमाला, निकारागुआ और पनामा ये चारों जो हैं मध्य अमेरिकन कंट्रीज के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे इन चारों के अलावा यहाँ टोटल 7 कंट्रीज है। आइए उसको एक बार मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मैप में देखें तो ये जो है ये मैक्सिको है और मैक्सिको से लगा हुआ ये नीचे मैक्सिको यूएसए के नीचे है। इसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे सबसे लास्ट में नीचे में यानी साउथ की तरफ मैक्सिको है और मैक्सिको से सटा हुआ ये देखिए ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला के बाद ये एल सेल्वाडोर, यहीं की यहाँ की गवर्नमेंट में सबसे पहला बिटकॉइन सिटी बनाने का घोषणा किया है। इसके बगल में होंडुरास है। उसके बाद निकारागुआ का जो कैपिटल है मानागुआ, एल सेल्वाडोर की कैपिटल जो है सैन सेल्वाडोर उसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कोस्टारिका जिसकी राजधानी है सैन जोसे और ये है आपका पनामा जिसकी राजधानी पनामा सिटी है। ये सारे कुछ कॉमन चीज़ यहाँ मिलेगा कि जो इसकी राजधानी जो होगी उसकी कंट्री के नाम के बाद सिटी लगा दीजिए। जैसे ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी, पनामा का पनामा सिटी, इस तरह से। ये पनामा है, यहीं पे है पनामा कैनाल। अगर इसको जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि पनामा कैनाल यहाँ पे जो है इस पोर्शन पे सबसे पतला है। ये यहाँ पे जो पोर्शन है सबसे पतला है ये पोर्शन और यहीं पे एक मैनुअली इसको खुदाई करके और एक रास्ता बनाया गया है जिससे जहाज़ जो है अटलांटिक ओशन से इधर पैसिफिक ओशन में आते हैं। अगर इसको जूम इन करें तो आप पाइएगा कि देखिए ये अटलांटिक ओशन है और इधर पैसिफिक ओशन है। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ को इधर एशियन कंट्रीज में आना होता है तो इनको पहले क्या होता था, जब ये पनामा सिटी यहाँ पे पनामा कैनाल नहीं था तो इनको इधर से हो करके इधर जाना पड़ता था। लेकिन पनामा कैनाल हो जाने के बाद ये डायरेक्ट इधर से क्रॉस करके और इधर जो है एशियन कंट्रीज़ में एशियाई मुल्क में आ जाते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आना भी काफ़ी नज़दीक हो जाता है। उसके अलावा जो अमेरिका के को भी अटलांटिक ओशन जाने के लिए बहुत लंबा नीचे का रास्ता ये जो है पूरा इधर से घूम के आना पड़ता था, वो भी आसान हो गया अब यहाँ से पनामा से। तो पनामा जो कंट्री है इसकी जो इकोनॉमी है इसका सबसे ज़्यादा पोर्शन पनामा सिटी कैनाल में जो जहाज़ क्रॉस करती है उसके टैरिफ से ही आता है। तो हुआ पनामा सिटी और इधर पनामा सिटी जो अटैच्ड है कोलंबिया जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। इधर देख सकते हैं इक्वेडोर जिसकी राजधानी क्विटो है। ये इक्वेडोर पहला कंट्री है जहाँ पे इक्वेटर इसको टच करती है, उसी के बेसिस पे इसका नाम भी रखा गया है इक्वेडोर। आते हैं हम लोग अब अपने क्वेश्चन पे। तो कौन सा कंट्री है? एल सेल्वाडोर जो बिटकॉइन सिटी बनाने का। बिटकॉइन अब है क्या? तो बिटकॉइन के बारे में ये एक तरह का जो है क्रिप्टो करेंसी है। ये एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है। जैसे हर कंट्रीज़ का भी अलग अलग करेंसी होता है। ओल्ड टाइम में देखें तो वार्टरिंग सिस्टम से डेवलप करते करते अभी हम लोग करेंसी में है। प्लास्टिक कार्ड आया, उसके बाद क्रेडिट कार्ड जो आया, उसके बाद अभी जो है सबसे लेटेस्ट है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा भी लाइट कॉइन, बिटकॉइन इस तरह के सिटी है।
भारत में भी इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है। हो सकता है आने वाले जो विंटर सेशन आने वाला है इंडिया में पार्लियामेंट की, उसमें बिटकॉइन संबंधित बिल सरकार लाए और इस पे कानून बनाए। सरकार इससे बहुत डर रही है, क्योंकि सरकार अभी वर्तमान में जो करेंसी प्रिंट करती है सरकार, उस पर तो सरकार का कंट्रोल होता है, लेकिन ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसीज जो होते हैं, ये जो है इस पर सरकार का किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। सो सरकार सोच रही है कि अगर इसमें ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएगा तो इसका टैक्स जो कलेक्शन है उस पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इसको रेगुलेट करना जो है बहुत नेसेसरी है। हालांकि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इसके विरोध में है कि इसको रेगुलेट नहीं किया जाए। यहाँ तक कि जो बिटकॉइन एल सल्वाडोर, ये सरकार ने घोषणा भी किया है कि बिटकॉइन जो सिटी इस्टेब्लिश करने जा रही है वहाँ किसी प्रकार का टैक्सेशन नहीं होगा सिवाय वैट के। यहाँ भी देख सकते हैं, ये मैप में आपको दर्शाया गया है, ये है ये पोर्शन, ये जो है ये आपका एल सल्वाडोर है और बाकी मिडिल अमेरिकन कंट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। देखिए अभी हाल ही में 21 नवंबर को जो है मत्स्य दिवस के रूप में मनाया गया था। तो मत्स्य दिवस के अवसर पे ही भारत सरकार के द्वारा जो फिशरीज मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक पुरस्कार का घोषणा किया गया। तो बेस्ट मेराइन स्टेट के रूप में कौन सा स्टेट को चुना गया? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरल। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को वेस्ट मेराइन स्टेट का अवार्ड मिला है। ये चारों ही एक कोस्टल सिटी है। उड़ीसा, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो अगले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। तो द अवार्ड अनाउंस्ड बाई यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, पुरुषोत्तम रूपाला। ये याद रखिए, पुरुषोत्तम रूपाला है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के कैबिनेट मिनिस्टर। और जो मेराइन स्टेट जिनका की बाउंड्री जो है समुद्र से लगता है, और इनलैंड स्टेट में जिन्होंने फिशरीज में काफ़ी अच्छा जो है योगदान दिया, उसमें से सब जो टॉप किया है वो है तेलंगाना है। उसके अलावा हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो टॉप किया है वो है त्रिपुरा। और वेस्ट मेराइन डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो सेलेक्ट किया गया है वो बालासोर है, जो उड़ीसा में पड़ता है। और वेस्ट मेराइन इनलैंड स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे वेस्ट परफॉर्म किया है वो बालघाट, ये एमपी में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन से इतने जीके बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे द फ्लैगशिप इवेंट कनेक्ट 2021 is being organized by Confederation of Indian Industry from 26th to 27th November in Chennai. Which foreign countries partner in this event? यानी CII जो है भारत का एक संस्था है जो ट्रेड बडीज़ को एक माना जाता है, जो जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं और भारत में जो उद्योग जगत है उसका एक ये नेतृत्व करता है। सरकार के साथ जा कर के सरकार के साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस करता है, क्या किस तरह का जो है स्टेप लेना चाहिए इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। उस तरह का एक जो है बॉडी जो है बहुत पुरानी बॉडी है। अगर देखिए इसके बारे में जाने तो ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1895 में, यानी आज से देखें तो 126 साल पहले इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका काम हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में है। ये वर्ल्ड वाइड जो है एक ट्रेड बॉडी है, निगोशिएट करती है जो विश्व के और जितने जो ट्रेड बॉडीज हैं वो आपस में निगोशिएट करते हैं कौन कौन सा एरिया है। तो बिजनेस इनका काम होता है, बिजनेस किस तरह से प्रमोट किया जाए। उसके बाद नेटवर्किंग और पॉलिसी रिफॉर्म, कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और पॉलिसी में क्या क्या सुधार किया जाए ताकि जो है ट्रेड को बढ़ाया जा सके। क्योंकि आज के आधुनिक युग में ट्रेड का बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो देखते हैं इसका जो आंसर क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या बोथ हुआ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी ऑस्ट्रेलिया और यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। इस दोनों के पार्टनरशिप के तहत चेन्नई में
जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु सरकार के सहयोग से कनेक्ट 2021 जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने एआईएफ यानी वैकल्पिक निवेश कोष में वार्षिक जमा का कितना प्रतिशत निवेश करने की मंजूरी दे दी है। देखिए ईपीएफओ क्या है, तो ईपीएफओ एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना जो है 1952 में ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के तहत 1952 में इसका स्थापना हुआ था। इसका जो काम है वो सोशल सिक्योरिटी के लिए ये काम करता है। सोशल सिक्योरिटी बोलें तो जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तब तक तो आपको सैलरी देती है, लेकिन आप जब रिटायर कर जाते हैं तो वो आपको सैलरी नहीं देती है, उसको बोलते हैं पेंशन। उसके अलावे जो आपका हेल्थ से संबंधित जो इंश्योरेंस होते हैं वो सब कामें देखती है। इसमें क्या होता है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं उसी दौरान आपके सैलरी का एक पोर्शन और जो आपका एम्प्लॉयर है उसका जो आपको सैलरी देती है उसका एक सर्टेन पोर्शन, जनरली ये 12% होता है। ये क्या होता है, दोनों जमा होता है कहाँ, ईपीएफओ में। और जब आप रिटायर होते हैं तो यही जमा राशि से आपको सोशल सिक्योरिटी के रूप में पेंशन दी जाती है। तो ईपीएफओ वही जमा जो राशि होती है उसी को मैनेज करती है। इन्वेस्ट देखिए कोई भी रुपया जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में या बैंक हो या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे एनपीएस सरकारी जो नौकरी करते हैं उनके लिए एनपीएस की व्यवस्था है, वहाँ भी ट्रस्ट है, एनपीएस ट्रस्ट है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब रुपया आप जमा करते हैं तो वो अपने पास रखती नहीं है, क्या करती है कि उनको निवेश करती है, उनको कहीं ना कहीं निवेश करती है। हाँ, तो कोई भी बॉडी में आप जब पैसा जमा करते हैं तो वो बॉडी इंटर्न कहीं ना कहीं क्या करती है, उस पैसा को इन्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो जो आप जमा किए हैं तो वो आपको भी इस पैसे पे क्या देती है, एक इंटरेस्ट देती है, रिटर्न देती है। तो वो कहाँ से देगी, अपने घर से तो नहीं देगी, वो कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करती है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि ईपीएफओ गवर्नमेंट द्वारा जो सर्टेन फंड्स हैं सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करती थी, कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, ताकि जो है एक सेफ रिटर्न आते रहे और एम्प्लॉयर्स को सिक्योरिटी मिलते रहे। तो लेकिन अभी हाल ही में क्या किया है, सरकार ने इसको मंजूरी दे दिया है कि इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, यानी उसको सिर्फ एक ही जगह सारे रुपयों को पार्क नहीं कर दें, अलग अलग सेक्टर में जो आप उसको इन्वेस्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ सके। और इसको जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं रुपया मार्केट में आता है, और मार्केट में जब रुपया आता है तो उससे कोई काम होता है और उससे इंटर्न लोगों को रोजगार मिलती है। तो इसी में सरकार ने अभी जो है ईपीएफओ के जो टोटल जमा है ईपीएफओ का उसका 5% जो है सरकार अभी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करने की अनुमति दे दी है। तो आइए जान लेते हैं ईपीएफओ के बारे में। इसको हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहते हैं। इसका स्थापना 4 मार्च 1922 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भविष्य निधि भवन उसका नाम ही है, भिकाजी कामा पैलेस में सिचुएटेड है। एयूएम बोलते हैं ये असेट्स अंडर मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं असेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये टोटल अभी है ईपीएफओ के पास है 11 लाख करोड़ यानी 150 बिलियन डॉलर, एक बहुत बड़ी रकम है। और ये किसके अंदर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है भूपेंद्र यादव हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महावीर चक्र से किसे प्रदान किया गया, महावीर चक्र किसे प्रदान किया गया, हु हैज़ बीन अकॉर्डेड महावीर चक्र, वो दिया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, दूसरा है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान, तीसरा है कर्नल संतोष बाबू और चौथा है मेजर विभूति शंकर धौंडियाल। तो इसका जो सही आंसर है वो कर्नल संतोष बाबू है। कर्नल संतोष बाबू जो लास्ट ईयर 2020 में गालवान वैली में जो चीन के साथ झड़प हुआ था उसमें एक 16 बिहार रेजिमेंट को ये जो है लीड कर रहे थे। उसी झड़प के दौरान
जो है इनकी जो है शहादत हो गई थी। तो सरकार उसी शहादत में आज कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये जो है वार टाइम में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जो है पुरस्कार या ये माना जाता है, जिसमें सबसे पहला है जो सबसे बड़ा है उसको PVC यानी परमवीर चक्र बोलते हैं, और उसके बाद वो महावीर चक्र बोलते हैं, दूसरा सबसे बड़ा जो होता है, और तीसरा जो है वीर चक्र बोलते हैं उसको। तो वीर चक्र अभी वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को दिया गया है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ये वर्तमान में एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं। इन्हें अभी परम सेवा विशिष्ट मेडल प्रदान किया गया है। और एक है मेजर विभूति शंकर धौंडियाल, ये जो है अभी वर्तमान ये जो है ये जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एनकाउंटर के दौरान इनकी शहादत हो गई थी। अपनी शहादत से पहले इन्होंने 5 टेररिस्ट को मार गिराया था। इनके इसी साहस को सलाम करते हुए सरकार ने इन्हें पीस टाइम में दूसरा सबसे बड़ा जिसको शौर्य चक्र बोला जाता है, शौर्य चक्र पोस्टह्यूमसली सरकार ने इन्हें दिया है। अगला क्वेश्चन, यहाँ बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि अवार्ड्स जो भारत सरकार देती है 2 तरह का होता है, जनरली मेनली सिविलियन और मिलिट्री अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स में जो सबसे टॉप होता है, जो सबसे बड़ा माना जाता है, उसको भारत रत्न बोलते हैं। उसके बाद पद्म अवार्ड्स होता है। पद्म अवार्ड्स में 3 तरह का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। उसके बाद मिलिट्री अवार्ड्स में इसमें भी 3-4 कैटेगरी की होती है, वार टाइम गैलेंट्री और पीस टाइम अवार्ड्स। वार टाइम में 3 तरह का, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और पीस टाइम में भी 3 तरह का अवार्ड दिया जाता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि बेइता बंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। बेइता बंदना, इसका जो अगर शाब्दिक अर्थ जाने तो इसको बोलते हैं वर्शिप ऑफ बोट इसको बोलते हैं। ये एक उड़ीसा में मनाया जाने वाला बहुत ही एंशिएंट फेस्टिवल, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है ये फेस्टिवल है। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन से मनाया जाता है, और इसको इसलिए मनाया जाता है कि ऐसा माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा को शुभ जो भोयाज बोलते हैं, जिसको समुद्री यात्रा, उस दिन जो ट्रेडर्स होते थे, मेराइन मर्चेंट्स जो होते थे, उस दिन अपना यात्रा शुरू करते थे। जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ उस कंट्रीज़ में जाने के लिए, तो उसी अवसर पे बहुत पहले से ही ये उत्सव मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं बोइता बंदना फेस्टिवल। इसके बारे में और विशेष जानते हैं। हाँ, तो एक जान लीजिए विशेष, इसका जो मतलब है वर्शिप ऑफ द बोट। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द कमेमोरेशन ऑन द डे ऑफ सदावस। तो एंशियंट टाइम में सदावस कहा जाता था, जो मेराइन मर्चेंट होते थे उनको उड़िया भाषा में सदावस कहा जाता है। तो जो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज या फिर श्रीलंका में जब वो ट्रेड करने जाते थे, तो इसी दिन वो अपना यात्रा का शुरुआत करते थे, और जाने से पहले वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के उनके घर वाले उनके सफल यात्रा की कामना करते थे, और उसी के उपलक्ष्य में जो है ये फेस्टिवल मनाते हैं, अभी तक मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने 4 साल बाद अपने व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित करने पर सहमति व्यक्त की है? इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू रिवाइव देयर ट्रेड पॉलिसी फोरम आफ्टर 4 years? पहला USA, रसिया, चाइना या इजराइल। तो इसका सही आंसर है USA। भारत और USA के बीच जो TPF ट्रेड पॉलिसी फोरम, इसका स्थापना जो है 2005 में ही इसका स्थापना किया गया था, और उसके बाद से भारत और USA के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या फिर ट्रेड डिस्प्यूट्स जो होते थे, उसको आपसी समझौता से भारत और अमेरिका इस फोरम के माध्यम से क्या करती थी, वो मैनेज करती थी। तो अभी भारत में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई यहाँ 2 दिवसीय यात्रा
पे आई हुई है। उन्हीं के साथ अभी भारत में जो वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके साथ ये वार्ता में इसी दौरान इस प्लेटफॉर्म को फिर से रिवाइव करने का निर्णय लिया गया। ये लास्ट टाइम जो है 2017 में जो है ये आखिरी बैठक हुई थी। उसके बाद से जब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन थी तो भारत और अमेरिका के बीच जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम आ गए थे। उसी समय भारत को जो अमेरिका की जीएसपी सिस्टम थी उससे भारत को बाहर कर दिया गया था। जीएसपी बोले तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जिसको बोलते हैं जीएसपी। उसके तहत क्या था कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज को अमेरिका एक छूट देती थी, टैरिफ रिलीफ देती थी ताकि वो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन ट्रंप जो है भारत को डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए उसने भारत को इस सिस्टम से बाहर कर दिया। उसके बाद भारत ने भी उस काउंटर मेजर्स लेते हुए बहुत सारे इंपोर्ट्स जो अमेरिका के इंडिया में आते थे उस पर टैरिफ बढ़ा दी, जिसके बाद से जो है बिगड़ता चला गया। उसको फिर से सुधारने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इन द कैंपस ऑफ विच आईआईटी स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर नॉलेज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर। अभी वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है। देखिए एजुकेशन मिनिस्टर, अभी ये जो टर्मिनोलॉजी है ये अभी चेंज किया गया। इससे पहले भारत एजुकेशन मिनिस्टर को MHRD के अंतर्गत रखा जाता था, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता था। अभी जो है चेंज करके इसको फिर से एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है, शिक्षा मंत्री। अभी भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। आप लोग बताइए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो बनाई गई इसकी जो किस कमेटी के अनुशंसा पे बनाई गई, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये अभी जो है सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया? IIT दिल्ली, IIT मुंबई, गुवाहाटी या चेन्नई? तो इसका सही आंसर है IIT गुवाहाटी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इम्पैक्टेड इंडिया। 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 साल जो नेशनल सिक्योरिटी को पे काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। ये देखिए ये बुक अभी काफ़ी चर्चा में है मीडिया में, क्योंकि ये बुक जो है एक पॉलिटिकल फिगर के द्वारा लिखा गया है। तो पहले देख लेते हैं इसका सही आंसर कौन है। मनोज तिवारी, कपिल सिब्बल, शशि थरूर या पी चिदम्बरम? तो इसका जो सही आंसर है वो मनीष तिवारी है। मनीष तिवारी पिछले बार की जो यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर के 2014 तक उसमें कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है और इसमें ये बोले हैं कि जो 26/11 की घटना हुई थी, 26/11 की घटना के दौरान जो होटल ताज पे जो हमला हुआ था उसके बाद सरकार को एक्शन लेनी चाहिए थी, कोई त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार ने वो त्वरित कार्रवाई नहीं की, ये सरकार का फेल्योर बता रहे हैं। इस वजह से ये बुक अभी काफ़ी चर्चा में है। तो आज के लिए इतना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।